बात सियासत की। चुनावी जंग के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। 19 लाख पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां होनी है। 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। पार्टी का यह दावा है कि नया नेतृत्व खड़ा किया जाएगा। इसके जरिए पुराने बूथों को लेकर समीक्षा होगी, कमजोर बूथ को लेकर मजबूत प्लान बनाया जाएगा। नियुक्त किया जा रहा है, जो पन्ना प्रमुख हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक सशक्तिकरण का भी मॉडल है और ये निरंतर हमको आगे बढ़ने में, संगठन को सुदृढ़ करने में शक्ति भी प्रदान कर रहा है। देखिए, बीजेपी कितनी भी रणनीति बना ले, कितने भी बूथ मजबूत कर ले, पन्ना प्रमुख बना दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बूथ लेवल पे सारी समितियां गठित करती हैं। मंडलम सेक्टर में काम बहुत तेजी से हुआ है और इस बार जनता का मन बीजेपी को हराने का है, शिवराज जी को हराने का है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पे सरकार बनाएगी। तो दावे भी आपने सुन लिए। तो दोनों पार्टियां अलग अलग दावे, और बीजेपी 19 लाख पन्ना प्रमुख, हर वोटर पर फोकस करने की कोशिश। 14 मार्च से बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2, जो कमजोर बूथ है वहां के लिए अलग प्लान। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2, 19 लाख पन्ना प्रमुख, यानी तकरीबन हर वोटर पर पूरा फोकस। अनुराग, बूथों पर खुद को मजबूत करने के बाद अब बीजेपी पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी है और इसको लेकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। यानी कि बूथ विस्तारक कार्यक्रम 2.0 की शुरुआत अब जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और चुनाव के लिहाज से ये जो कदम है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि निचले स्तर तक पन्ना प्रमुख का मतलब है कि निचले स्तर तक हर एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच को बनाया जा सके और संगठन के लिहाज से खुद को मजबूत किया जा सके। और उसी के लिए अब जो अभियान 2.0 की शुरुआत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा की कोशिश है कि संगठन को मजबूत किया जाए। बूथ विस्तारक कार्यक्रम के तहत पन्ना प्रमुखों के जरिए अब अपने आप को मजबूत बनाने की तैयारी में बीजेपी, और उसी को लेकर एक बड़ा अभियान अब चलाने की तैयारी है। जी, कई जगह से दिक्कत यह भी है अनुराग की कई जगह से नई बीजेपी बनाम पुरानी बीजेपी, इस तरह की भी स्थितियां बन रही हैं। बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 के जरिए क्या उससे पाटने साधने की भी कोशिश हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर कई जगह पर इस बात को लेकर दिक्कतें जरूर है कि नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी एक तरीके से खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन संगठन के लिहाज से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और जो कमी, जहां पर कमी रह गई है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में 7 से 8 महीने का समय बाकी है। तो उससे पहले नीचे स्तर तक पहुंचकर पार्टी को कैसे मजबूती दी जाए, इसी को लेकर पार्टी नई कवायद में जुटती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी के अंतर के काटने की कोशिश है, तो साफ तौर पर अब जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, नए पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया है, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की तैयारी में पार्टी है, ताकि बेहतर तरीके से चुनाव का संचालन किया जा सके और किसी तरह की कोई कमी पार्टी की तरफ से ना रह जाए। चलिए, संगठन गढ़े चलो, लोगों के साथ ये नारा तो आप देख ही रहे हैं। अनुराग, धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। चुनावी साल में कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। भोपाल में 13 मार्च को राजभवन घेराव की तैयारी, जिला प्रशासन से अनुमति मिली नहीं। तर्क ये दिया जा रहा है कि भैया धारा 144 लगी है। कांग्रेस का ये कहना है कि घेराव तो होगा, अनुमति नहीं मिलती है तो भी घेराव होगा। फोन और मैसेज के जरिए कार्यकर्ताओं को जुटाने की तैयारी है। 13 मार्च को देश की सभी राजधानियों में हम लोग राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखेंगे। उसके तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी ने राजधानी भोपाल में भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया है। हमने सभी हमारे जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, ब्लॉक और मंडल सेक्टर लेवल तक के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस कार्यक्रम में शामिल हों।
और सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, परमिशन मिले ना मिले प्रदर्शन तो होगा, बजट सत्र चल रहा है। हालांकि अगर अनुराग थोड़ा सा और याद करें तो मेरा ख्याल है कि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जब प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान भी यही हवाला देकर वो प्रदर्शन रोका गया था। बहरहाल प्रदर्शन तो होगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल ललित, देखिए विधानसभा के बजट सत्र के कारण विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू है और उसके चलते किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। आपने भी जिक्र किया कि पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के कार्यक्रम को इसीलिए रोका गया था कि धारा 144 के तहत वो अपना विकास यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, विधायक, सांसद, पदाधिकारी सभी को एक टारगेट दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजधानी पहुंचे और उन दावेदारों को भी कहा गया है जो टिकट की मांग कर रहे हैं, उनकी शक्ति का भी प्रदर्शन एक तरीके से इस विरोध प्रदर्शन के दौरान होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनका जो कार्यक्रम घोषित हो चुका है उसके तहत वो 13 मार्च को राजभवन का घेराव करेंगे। जवाहर चौक से यात्रा निकलेगी और जो राजभवन तक जाएगी। तो कुल मिलाकर प्रशासन ने अभी अनुमति नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस से साफ कर दिया है कि उनका प्रोटेस्ट होकर रहेगा। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू होगा। चुनाव से पहले अधिकारियों की जमावट होगी। 2 साल से ज्यादा समय से पदस्थ अधिकारियों के तबादले होंगे। सुगबुगाहट तेज हो गई है, सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है कि चुनावी फायदे के लिए तबादले होंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक सतत प्रक्रिया है। ट्रांसफर इलेक्शन ईयर में है तो सरकार अपने पसंदीदा अधिकारियों को वहाँ काबिज करेगी जिनके आधार पर चुनावी फसल काटने में फर्टिलाइजर के रूप में इनका उपयोग किया जा सके। प्रशासन का उसमें फेरबदल करना, आवश्यक परिवर्तन करना माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार में आता है। निश्चित रूप से वो जो बेहतर समझते और मध्य प्रदेश में कैसे बेहतर परिणाम देने वाले कौन अधिकारी कहाँ होंगे ये होता है और सरकार जिसके हाथ में रहती है वो ये सब करते हैं। निश्चित रूप से बेहतर निर्णय होगा। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। 6:30 बजे मुलाकात का यह कार्यक्रम है और इससे पहले वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं। अब ये बड़ा अपडेट आ रहा है इस मामले में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज प्रधानमंत्री मोदी से 6:30 बजे मुलाकात करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता दें, दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इससे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और अब बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करने वाले हैं। तकरीबन 6:30 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। बड़ी मुलाकात ये कही जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी से 6:30 बजे मुलाकात करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का सिलसिला, आला नेताओं से जो आला कमान है उनसे मिलने का सिलसिला। और इन सब के बीच बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात करेंगे। राज्य से जुड़े कई मामले, इसे लेकर निश्चित तौर पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई और मसले केंद्र और राज्य के बीच, इसे लेकर मदद प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री मांग सकते हैं, अपनी मांगे उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। पर यह बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात होगी।
बिरली मुलाकातों में से एक भी यह है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कोशिश हम कर रहे हैं कि दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और अपडेट और ज्यादा इस खबर को लेकर हम आपको दें। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। 6:30 बजे का वक्त तय हुआ है। 6:30 बजे ये मुलाकात होगी। क्या कुछ इस मुलाकात में होता है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने चर्चा की। बाहर निकलने के बाद जांच एजेंसियों को लेकर भी उन्होंने बातें कही, जांच एजेंसियों पर सवाल भी खड़े किए। इससे इतर आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी होनी है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से इस वक्त, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर। आला नेताओं से मुलाकात वो कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उन्होंने चर्चा की, मुलाकात की। और अब जानकारी यह मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब तक जो जानकारी मिली है तकरीबन 6:30 बजे वो मुलाकात करेंगे। इधर शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में आज रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में इस रोड शो में लोग शामिल हुए। लाडली बहना संवाद और पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। सीएम ने लाडली बहना योजना के अलावा महिलाओं के विकास के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र किया। भरोसा दिलाया कि शिवपुरी के विकास के लिए सरकार काम करती रहेगी। रोड शो के पहले सीएम ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में 27 साल बाद बाघ रिलीज किए छोड़े। टूरिज्म कॉरिडोर की तर्ज पर इसे बढ़ाया जाना है। शुरुआत में बाघों पर वन विभाग की टीम नजर रखेगी। सब कुछ सामान्य होता है तो बाड़े के बाद इन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। रोजगार मिलेगा और उसके लिए एक बाघ प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। हमारे नेतागण यहां बैठे, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय यशोधरा जी, केपी यादव जी और नेतृत्व मेरे मंत्रिमंडल के साथी, आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, केवल टाइगर नहीं, पूरा बाघ प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस पूरे इलाके में बाघों के माध्यम से कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज मैं सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। महिला शिक्षा के लिए उन्होंने अद्भुत काम किया। और आज मेरी बहनें यहां बैठी है। मेरी बहनों, अभी आपको बताया यशोधरा जी ने, अभी आपको आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे, बीडी शर्मा जी बता रहे थे, यह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बेटी, बहन और मां के कल्याण के लिए काम करती है। दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कि जब जब हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे पावन शिवपुरी के धरती पर आते हैं तो हमारे शिवपुरी के पूरे जिले को आगे बढ़ाने के लिए सौगातों का भंडारा अपने साथ लेके आते हैं। और दूसरा कारण जो मेरे लिए एक हर्ष और उल्लास का कारण भी है और एक भावुक क्षण भी है, आज मेरे पूज्य पिताजी की जयंती है। उनकी सोच और विचारधारा इस अंचल के प्रति, इस प्रदेश के प्रति सदैव विकास की सोच थी, सदैव प्रगति की सोच थी, सदैव जनसेवा की सोच थी। और आज उनके जयंती के दिवस पर हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व यहां उपस्थित है।
विकास और प्रगति की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं मानता हूं कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पूज्य पिताजी के प्रति, और इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं अपने मुख्यमंत्री और अपने अध्यक्ष जी दोनों को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के देखिए, मद्देनजर बस्तर- बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बढ़ गया है। बस्तर पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बस्तर में बीजेपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन बनाने का काम किया। केंद्र सरकार लगातार बस्तर के लिए भरपूर मदद दे रही है। आज अगर बस्तर में हालात खराब हैं तो उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। बस्तर आज राज्य में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, बस्तर के लोग परेशान हैं। 15 वर्षों में बस्तर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों के लिए काम किया, विकास के काम किए, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, एजुकेशन हब बनाया, स्पोर्ट्स के लिए काम किए, लोगों के रोजी रोजगार के लिए काम किए। पर जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, 4.5 साल से बस्तर के लोग परेशान हैं। और तो और राज्य की कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ग्वालियर में माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर मंच पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के पैर छूते नजर आए। इसके बाद सिंधिया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को उठाकर गले लगाया। अभिनेत्री महिमा चौधरी भी इस मंच पर मौजूद थी। वहीं कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उन्होंने भी सिंधिया से मुलाकात की। इतनी शानदार जो मैराथन है, निसंदेह आपके नेतृत्व में ही हम कर पाए हैं। 8 दिन के अंदर हम लोगों ने जो प्रयास किया वो प्रतिफल के रूप में आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत से हमारे दावत। मैं आज इस उम्र में भी उन्होंने 12 किलोमीटर की पूरी दौड़ नौजवानों के साथ दौड़ी, मैं दिल से प्रणाम करता हूं। ग्वालियर के लिए दौड़े। ये दौड़ 2023 में भी बढ़िया नंबर 1 रहेगी, ऐतिहासिक और नंबर 1 रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes.